ज्योतिष जगत में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि शादी कब होगी, है ना। कोई क्वेश्चन, कोई आपके साथ आपका कोई क्लाइंट पूछता है आपसे कि जन्म पत्री देख के बताया जाए कि मेरी शादी कब होगी, डिले है तो क्यों डिले हो रहा है, कब तक डिले होगा, इसके लिए क्या हमें कोई उपाय करने चाहिए, क्या उपाय करने से वो डिले टल जाती है। उसके अलावा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किस दिशा से मिलने वाला है, ठीक है, उसका क्या उनके क्वालिटीज़ हैं, है ना। मैरिज के बाद मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस केस स्टडी में हम इनमें से पहले दो टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, एक केस स्टडी को देखते हुए। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको हमने प्रैक्टिकली इस केस स्टडी में क्या हमने टेक्निक्स यूज़ किए हैं और कैसे इसकी प्रेडिक्शन करी जाती है वो आप लोग समझने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। तो जैसा कि आपको पता है कि ये केस स्टडी का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है, इससे पहले जो केस स्टडी हमने लिया था वो प्रोफेशन, करियर, उसकी डिफ़िकल्टीज कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस ईयर जॉब लगने वाला है, वो हमारा लास्ट केस स्टडी था। और आज का जो केस स्टडी है ये बेसिकली रहेगा मैरिज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस साल मैरिज होने की योग कुंडली में है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम आज ये भी देखेंगे कि डिले मैरिज का कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। अब ये डिले के लिए हमारे ज्योतिष क्लासिकल बुक्स में बहुत सारे योग दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वैदिक ज्योतिष आप पढ़ते हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो डिले दिखाते हैं। अब एज अ बिगनर जब आप लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे कॉम्बिनेशंस को याद रखना और जब प्रैक्टिकली चार्ट में देखो तो उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। बट इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी के थ्रू आपको समझाऊंगा बहुत सरल तरीके से कि डिले कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। इसका एक सिंपल सूत्र है, वो हर जगह लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये अभी मैं फ़िलहाल मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट ये जो सेम सूत्र है डिले का, ये आप लाइफ के किसी भी एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो करियर में जॉब लगने में डिले हो रही है, बिजनेस फ्लरिश करने में डिले हो रहा है, मॉनेटरी गेन्स में डिले हो रहा है, चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है, कहीं भी काम करता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट डिस्प्ले होगा। इसका डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1989। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे विजिबल है। अब ये हॉरोस्कोप एक फ़ीमेल का है, ठीक है, जो हमारी क्लाइंट है। अब इन्होंने जब कंसल्टेशन के लिए अप्रोच किया था तो इनका मेजर जो कंसर्न था वो मैरिज को लेकर था कि मैरिज कब होगी। अब इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 10 ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो सबसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैरिज कब होगी। किसी ने बोला कि ठीक है, अगर सपोज़ करिए आपकी एज 27th ईयर है, आपने उस साल आपने कंसल्टेशन के लिए अप्रोच किया, तो लोग बोलते हैं ठीक है इस साल के एंड तक शादी हो जाएगी। साल निकल जाता है, नहीं होता है, फिर अगली बार किसी और ज्योतिषी के पास जाते हैं, उन्होंने फिर बोला कि ठीक है 1.5 साल में शादी होगी, 1.5 साल और वेट करते हैं, फिर नहीं होती। ऐसे ज्योतिषी चेंज होते रहते हैं, नहीं निकलता सोल्यूशन कुछ। फिर कोई ज्योतिषी बताएंगे कि नहीं ठीक है आपके मैरिज में डिले है, ये है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। तो क्या उपाय करने से डिले टल जाता है? अगर ऐसा है तो फिर टाइमिंग करने की ज़रूरत क्या है? फिर आपको जब शादी करनी है उपाय करिए, शादी कर लीजिए। ठीक है, बट ऐसा ये सिनेरियो गलत है, ये अप्रोच गलत है। ठीक है, रेमेडीज़ करना एक ये डिफरेंट पार्ट है। कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं जो उस इवेंट को होने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं या वो इवेंट के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लमेटिक है, तो आप रेमेडी करते हो तो बात समझ में आता है। बट जब किसी के हॉरोस्कोप में ये पहले से ही प्रीडिफाइंड है कि ये मैरिज इस पर्टिकुलर ईयर में होनी है, तो उससे पहले आप कुछ भी एफर्ट करेंगे वो इवेंट में नहीं होने वाला। वो समय आएगा, वो ग्रह दशाएँ बनेंगी, वो गोचर में वो इवेंट क्रिएट होगा तो ही इवेंट होना है। इसलिए बेटर ये है कि ज्योतिषी लोगों को कि रेमेडीज़ बता के उसको क्लाइंट को वहाँ इन्वॉल्व करें। उससे बेटर ये है कि पहले वो फिक्स करें कि वो इवेंट किस ईयर पॉसिबल है। आपको इवेंट पता लग गया
उसके बाद आप देखो कि वो उस पर्टिकुलर इवेंट जब उस साल में होगा तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या वो स्मूथली हो जाएगा, डिफ़िकल्टीज़ दिखती हैं तो वहाँ पर आप रेमेडीज़ आप बताएं। रेमेडीज़ ऐसे काम करेंगी, ऐसा नहीं है कि जो इवेंट अभी इस साल पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी ज्योतिष या कोई भी ज्योतिष के नियम नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो इसीलिए आप ज्योतिष कंसल्टेशन ले रहे हैं या आप ज्योतिष आप करते हैं, आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैरिज कब होगी पहले आप ये फिक्स करिए, बताइए कि मैरिज इस साल पॉसिबल है, ठीक है, इवेंट हो जाएगा। डिले है तो पहले से बताइए कि इवेंट में डिले होगा और पर्टिकुलरली इस साल जाके इनकी शादी होनी है। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिखाई दे रही है, अब इसमें दो चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहले है डिले, इस चार्ट में डिले मैरिज है। क्यों? अबे बहुत बेसिक नियम है कि लोगों को पता है कि शनि, राहु या स्पेशली केतु, राहु केतु शनि, ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं, स्पेशली शनि को हम लोग ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बोलते हैं जब भी शनि 7th हाउस, सप्तम स्थान है, 7th हाउस के लॉर्ड या 7th हाउस को जब इन्फ्लुएंस करता है तो बोलते हैं कि डिले होता है मैरिज में। ये एक जनरल रूल है, बट ध्यान रखिएगा ये रूल हमेशा काम नहीं करता है। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि डिले नहीं करता है, शनि हमेशा डिले नहीं करेगा। कर्क लग्न, मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, कैप्रिकॉन मकर लग्न की कुंडली हो गई, कुंभ लग्न की कुंडली हो गई, तुला लग्न की कुंडली हो गई, ये सारे हॉरोस्कोप लग्न ऐसे हैं जहाँ पर मैरिज के लिए एटलीस्ट ये शनि डिले नहीं कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर शनि 7th हाउस में बैठा है, वो भी वक्री शनि है, तो लोग सबसे पहले इस कुंडली को देख के यही बोलेंगे कि ये शनि है, इसी की वजह से डिले होगा मैरिज। बट ये गलत अप्रोच फिर से, अगर आप इस तरह के नियम आप फॉलो करेंगे तो आप ज्योतिष में आप गलती कर रहे हैं। तो इसका आपको लॉजिक आप लोगों को समझना है। ठीक है, मिथुन लग्न में शनि मैरिज में डिले नहीं कराएगा, खासकर इस पोजीशन में जब वो धनु राशि में शनि बैठा है, रेट्रोग्रेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या ऐसे कारण है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम डिले की बात करते हैं, डिले सेपरेशन दोनों केसेस में, जो आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि 12th हाउस का लॉर्ड पहला, दूसरा शनि से 12th हाउस का लॉर्ड, ये दो पैरामीटर है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 12th हाउस का लॉर्ड और सैटर्न से 12th हाउस का लॉर्ड, ये इन दोनों हाउस लॉर्ड का जब भी इन्फ्लुएंस किसी एक पर्टिकुलर हाउस में हो या ये किसी एक ग्रह से कनेक्टेड हो, तो उस पर्टिकुलर जो ग्रह के जो कारक तत्व हैं या वो भाव जहाँ पर ये दोनों एनर्जी का इकट्ठी हो रही है, उस पर्टिकुलर इवेंट में डिले होने की पॉसिबिलिटी बनती है। डिले सेपरेशन दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत सरल नियम है। अब इस चार्ट में क्या हो रहा है कि 12th हाउस का लॉर्ड आपको पता है कि टॉरस जमिनी लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, 12वां घर इनका वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। वीनस यहाँ पर डेबिलिटेशन में 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, ये वीनस पे सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ता है, 10वां दृष्टि। ठीक है, तो सैटर्न उस शुक्र की एनर्जी को यहाँ पर कंटेन कर रहा है। शुक्र कौन है यहाँ पर? जो 12th हाउस का लॉर्ड भी है। ठीक है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है, दोनों एनर्जी इसके साथ हैं शुक्र के साथ। डेबिलिटेशन शुक्र, सैटर्न उसको 7th हाउस में रह के एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सैटर्न से जब मैं 12th देखता हूँ तो यहाँ बनता है वृश्चिक राशि जो है मंगल की। ठीक है, मंगल 3rd हाउस में बैठ के, जो कि ट्रायनल है सैटर्न के साथ, और दूसरा वही मंगल एक्वेरियस साइन को भी एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी मतलब शनि के अंदर उस मंगल का एस्पेक्ट का भी रिजल्ट जाएगा एक्वेरियस के थ्रू, और शनि का जो इन्फ्लुएंस शुक्र पे होने की वजह से शुक्र का भी इन्फ्लुएंस है। मतलब मंगल जो कि शनि से 12th हाउस का लॉर्ड और लग्न कुंडली का 12th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, दोनों का इन्फ्लुएंस सैटर्न के ऊपर है। तो ये सैटर्न जहाँ भी बैठेगा कुंडली पे ना, तो ये वहाँ पर डिले कराएगा। तो मेन रीज़न यहाँ पर शनि नहीं है, मेन रीज़न है शनि के ऊपर इन दो 12th हाउस का इन्फ्लुएंस होने की वजह से, शनि से 12th हाउस का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये यहाँ पर डिले कराएगा। तो मैरिज डिले होना है, ये बात पक्का है। ठीक है, हाँ, अब डिले हो रहे हैं, डिले को रोकने के लिए हम कुछ उपाय वगैरह बता सकते हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिले रोके वो इवेंट आपके इसी साल हो जाना है, नहीं।
अब डिले तो पता लग गया, ठीक है, उपाय बता दो अलग बात है, बट इवेंट कब तक होगा ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो इवेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो है भृगु चक्र पद्धति या विंशोत्तरी दशा, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें, ठीक है। ये दोनों ही जो टूल्स हैं टाइमिंग के, विंशोत्तरी दशा एंड भृगु चक्र पद्धति, ये हम अपने जो हमारा हिंदी बैच जो स्टार्ट होने वाला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स, इसमें हम लोग इसको डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी देखिए, अभी मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो इनका जो ये मैरिज का जो प्रिडिक्शन करा गया था वो था 33rd ईयर में, दो साल मतलब 2 पर्टिकुलर ईयर में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी इस कुंडली में बनती है। एक है इनका 31 और दूसरा है 33, 31 एंड 33, ये 2 ईयर्स निकलते हैं जब मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। 31 ईयर क्यों? क्योंकि भृगु चक्र पद्धति के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हर साल एक पर्टिकुलर भाव एक्टिवेट होता है जो इवेंट देता है। 31 ईयर का मतलब इनकी कुंडली में हो गया 7th हाउस, ठीक है, और 33 का मतलब हो गया इनका 9th हाउस, ठीक है। तो मैरिज की जो टाइमिंग का जो सिस्टम है वो क्या होता है कि लग्न से 7th हाउस, ठीक है, फिर जुपिटर से 7th हाउस, ये 2 पैरामीटर आपको पिक करना है। लग्न से 7th हाउस, जुपिटर से 7th हाउस जब आप लेते हैं, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स या कॉमन हाउस या कॉमन प्लैनेट्स निकलेंगे, उन पर्टिकुलर प्लैनेट जब एक्टिवेट होते हैं तो मैरिज होता है। तो यहाँ पर लग्न से 7th हाउस धनु राशि है, ठीक है, उसका लॉर्ड है जुपिटर जो खुद लग्न पे बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जुपिटर से 7th हाउस भी धनु राशि बनती है और वहाँ पर उसका भी लॉर्ड है जुपिटर, दोनों केस में सैटर्न वहाँ पर आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न ये 2 ऐसे प्लैनेट हुए जो मैरिज देने में सक्षम है। इसका मतलब जुपिटर की राशि जब भी एक्टिवेट होगी, सैटर्न की राशि जब भी एक्टिवेट होगी, वो मैरिज देगा। अब जुपिटर की 2 राशियाँ हैं, सैटर्न की 2 राशियाँ हैं, क्या ये टोटल 4 राशि मैरिज करा सकती हैं? नहीं। जब मैंने लग्न से 7th हाउस, जुपिटर से 7th हाउस लिया, इस कैलकुलेशन में जो जो राशियाँ आएंगी जुपिटर सैटर्न की, वही मैरिज देने में सक्षम है, ठीक है। अब यहाँ पर जुपिटर का सजिटेरियस तो आ गया, ये पक्का है, ठीक है। जेमिनी साइन भी आ सकता है क्योंकि जुपिटर खुद बैठा है, 7th हाउस भी आ सकता है, सैटर्न हमने लिया। अब सैटर्न की 2 राशियाँ हैं, तो सैटर्न की 2 राशियों में से एक है मकर, एक है कुंभ। अब इन दोनों में से हम कौन सी राशि फिक्स करें? आपको पता है कि सैटर्न 7th हाउस में रह के उसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो एक्वेरियस में, तो इसीलिए हमको कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के कंपैरिजन में हमको एक्वेरियस को कंसिडर करना है मैरिज के लिए। दूसरा रीज़न यही एक्वेरियस पे जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, जुपिटर से ट्रायंगल बनता है, तो इसीलिए हमने 3 राशि यहाँ फिक्स करी, एक जेमिनी साइन, एक है धनु राशि, एक है एक्वेरियस राशि। ये 3 राशि जब जब एक्टिवेट होंगी मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जेमिनी साइन इनका एक्टिवेट हो जाएगा 25th ईयर में ही, क्या मैरिज वहाँ होने की पॉसिबिलिटी है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको बड़ा क्लियर कट है कि मैरिज डिले है, तो मैरिजेबल जब एज आएगी वहाँ से तो डिले होना है, ये हमें पहले से ही पता है, इसलिए मैं 25th ईयर नहीं लूँगा। फिर 31st ईयर आएगा, वहाँ मैरिज की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट उस टाइम पे अगर आप गोचर की स्थिति देखेंगे तो गोचर में भी ये सैटर्न और जुपिटर उस इवेंट को प्रॉमिस करने चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिट अपने आप में, गोचर एक अलग सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट केस स्टडीज़ में मैं इस ट्रांजिट को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ट्रांजिट के मामले में ये इस 31st ईयर में नहीं मैच हुआ, तो इसलिए ये भी हमने उसको भी डिस्कार्ड किया। 33 ईयर जब एक्टिवेट होता है तो ट्रांजिट वाइज भी ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है और उस पर्टिकुलर ईयर मैरिजेबल इवेंट भी दिखता था। तो बीसीपी के थ्रू ये बहुत ईजी तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि इन पर्टिकुलर 3 साल है जब मैरिज की पॉसिबिलिटी है, डिले है तो लास्ट ईयर हमने फिक्स किया जो है 33 ईयर, जो गोचर वाइज भी वैलिड है। तो ऐसे करके हम ये टाइमिंग इवेंट की निकाल सकते हैं, जो सबसे सरलतम तरीका है। ना आपको जेमिनी ज्योतिष की कॉम्प्लिकेसी में जाना है, केपी ज्योतिष में भी थोड़ा सा आसान तो है, बट इससे सरल मुझे नहीं लगता। 3-4 नियम हैं, ये आपको पता है, तो बीसीपी से सरल कोई और आपके लिए टेक्निक नहीं हो सकती इवेंट को प्रिसाइजली
बताने में। तो ये आज हमने जो वीडियो में डिस्कस किया, एक तो डिले होने का और दूसरा टाइमिंग कैसे निकालें, ठीक है। आने वाले केस स्टडीज़ में हम दोबारा फिर टाइमिंग के लिए फिर से हम बात करेंगे मैरिज का, तो वहाँ हम कुछ और डेप्थ में बात करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का आई होप पर्पस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कि आपको एक अप्रोच समझ में आए कि कैसे हमको हॉरोस्कोप स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच था ये। दो एरियाज पर आज हमने बात करी। नेक्स्ट केस स्टडीज़ में हम बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में मैरिज होना है, ये बात कर सकते हैं। आफ्टर मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, सेपरेशन की टेंडेंसीज हैं कि रिलेशनशिप में हारमनी है कि नहीं है ना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम लोग इसमें भी मैं आपको केस स्टडीज़ के थ्रू ही ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपके जो भी फीडबैक हैं, कमेंट्स हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड हैं कंसल्टेशंस के लिए तो वेबसाइट के थ्रू वो अप्रोच कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल्स कमेंट में भी पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है। और इसके अलावा कोई अगर इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी कोर्स के कोर्सेज़ में, तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स जो हिंदी बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप एनरोल हो सकते हैं। और इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि ये फोकस्ड है सिर्फ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आप इतने कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे कि आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आप लोग इस कोर्स के लिए इनवाइटेड हैं। जो भी फीडबैक है आप वो डाल सकते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव।